हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड लगाने वाले हैं। नाम आप जानते ही हो, खान सर के द्वारा जो यह वाला बुक लाया गया है काफ़ी अच्छा बुक है। इस वाले बुक में 20 प्रैक्टिस सेट और 35 हल प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र के रूप में यह वाला क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर सेकेंड लगा रहे हैं। यह वाला सेट हम लोग आज के इस क्लास में देखने वाले हैं। इसके अलावे आप यहाँ पर देख रहे हो ऑनलाइन प्रश्न जो पूछे गए थे 2024 में, वह भी यहाँ पर दिया गया है, तो उसका भी क्लास आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। सेट नंबर पहला हम लोग लास्ट वाले दिन में देखे थे, आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्लास के लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे कुछ और क्लास के बारे में। अभी आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड को सबसे पहले देखते हैं। तो बताइए, कह रहे सबसे पहले यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन सा है वो? तो आपको सी ऑप्शन नंबर पुर्तगाली यहाँ पे बताना होता है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो। 1498 में समुद्री मार्ग के थ्रू आया था कौन? वास्को डी गामा। यह सवाल आप देख चुके हो। अच्छा, लास्ट वाले सेट में जो हम लोग एक सवाल छोड़े थे, मधुबनी लोक चित्र शैली कहाँ पर फेमस है, तो उसका सही जवाब बिहार है। आप में से काफ़ी मित्रों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। बिहार में मधुबनी लोक चित्र शैली काफ़ी फेमस है। ठीक है, एक सवाल और पूछते हैं, ज़रा सा कमेंट करके बताइए। तो पहला वाला जो बौद्ध संगीति है, पहला वाला बौद्ध संगीति आप जानते हो ना, कहाँ पर हुआ था? क्या आपको पता है? आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपसे आशा है कि आप कमेंट करके जवाब बताएंगे अगर आप जानते हैं तो। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताइए, और नेक्स्ट वाले शीट में हम लोग इसका जवाब देखेंगे। भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत माता पुस्तक के जो पुस्तक कविता है, इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता के रचनाकार। इनकी प्रमुख रचनाएं में गुंजन, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णधुली ये सब आता है। जलालगढ़ किला है बिहार के कौन से ज़िले में? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया में है जलालगढ़। जलालगढ़ एक जगह है। ठीक है, मुगल काल के समय में एक सैनिक छावनी थी। ये कहाँ पर है? पूर्णिया में है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा, इसकी रचना किया है किसने? मोहम्मद इकबाल साहब किए थे। सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना उर्दू में मोहम्मद इकबाल ने किया था। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा, और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब के द्वारा ये लिखा गया है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों को आपने देख लिया, तीनों इंपॉर्टेंट है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम पूछेगा बहादुर शाह जफर, सेकेंड आपको बताना होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज इनको बर्मा, जो कि म्यांमार कहलाता है, वहाँ पर भेज दिया था, ध्यान रखेंगे। कह रहे कि हिंदू महासभा के संस्थापक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला पंडित मदन मोहन मालवीय सही जवाब हो जाएगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। नंबर 7 पर आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो देख लीजिएगा। 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में, कह रहे गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? याद है क्यों किया था? देखिए, गांधी जी क्यों करेंगे पता है? याद करिए जल्दी से फटाफट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून को तोड़ने के लिए किए थे। ठीक है, 11 सूत्री मांग रखा गया था। कब अगर पूछेगा तो 12 मार्च। ये देखिए, महात्मा गांधी ने की 11 सूत्री मांग का अंग्रेजी शासक के द्वारा अनदेखा करने पर गांधी जी ना 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किए थे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, रोकना हो क्लास को रोक करके आप देख लेंगे अच्छे से। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस साहब दिए थे। 1940 में आगरा के चुंगी मैदान से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा ये कहे थे। मीराबाई कौन से काल की कवयित्री थीं? तो भक्ति काल, ऑप्शन नंबर तीसरा। मीराबाई कौन से? भक्ति काल। ग्रहों का जो गति है उसका संचालन होता है केपलर के नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों की गति का संचालन कैसे होता है? केपलर के नियम के द्वारा।
वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ पर की गई थी? साक्ची, कहाँ पर? बिहार में। बिहार के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड 1907 में बना था जमशेदजी टाटा के द्वारा। अब तो फिलहाल बिहार का पार्ट नहीं है, लेकिन उस वक्त 1907 में बिहार में। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? तो यहाँ पे आपको डी बताना होता है। नाइट्रोजन आप 78% अच्छे से जानते हो, 21% ऑक्सीजन है और 1% में और गैस आता है। कौन सा कह रहा है कि रबी फसल नहीं है? तो देखिए, गेहूँ, सरसों, चना ये सब रबी है, ज्वार नहीं है। बाजरा, ज्वार, तिल, ग्वार, मक्का ये सब खरीफ फसल है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर रबी फसल याद करना हो तो इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा, है ना। और खरीफ को जब याद करना हो तो आप इन सबको याद कर लेंगे, चारों को, पांचों को। तो रबी और खरीफ दोनों सामने हैं, याद कर लेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो काफ़ी आसान है आपके लिए, हीराकुंड हो जाएगा। कहाँ पर है? महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तब हम लोग टिहरी को बताएंगे। कह रहे हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कहाँ पर? असम में पाए जाते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अगर पूछिएगा तो, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया ना एक ऐसा क्षेत्र को अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र के रूप में आप इसे वृष्टि छाया को जानते हो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे ही वृष्टि छाया कहते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और आसपास शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ की ज़मीन कठोर हो जाती है, याद रखेंगे। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल पूछा है ना, तब हम लोग 15,200, अच्छा, भारत की सीमा की कुल पूछा है तब 15,200 हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर जलीय पूछेगा 7516 किलोमीटर है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है क्या? कह रहे हैं कि संघात्मक व्यवस्था ना, तो ऑप्शन नंबर पहला, प्रांतीय सरकारें क्या होता है? सर्वोच्च होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकार क्या होता है? सर्वोच्च। कह रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? सदन के दोनों, मतलब संसद के दोनों जो सदन है ना, उनके द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं। इस प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। राजकोषीय नीति का संबंध है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। कहाँ से? सरकारी राजस्व और आय से, सही जवाब है। राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व और व्यय से होता है। किससे? आय नहीं बल्कि व्यय से, राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति एक मार्गदर्शक शक्ति है जो सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्तियों एवं उनके व्यय से संबंधित है, सही जवाब है। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है सदन के अध्यक्ष को होता है। दल बदल का जो लास्ट निर्णय लेने का पावर दिया गया है वो किसके पास है? तो आपको बताना होता है किसके? सदन के अध्यक्ष के पास होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 52वां जो संशोधन है इसी से संबंधित है, 1985 में आया था। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है, आप अच्छे से जानते हो। रीट जारी किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह का रीट जारी करता है। कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाने से पहले कितने दिन पहले? 14 दिन पहले उनको सूचना देना पड़ता है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं, तो संविधान के संशोधन में आप बताओगे। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है किस चीज़ में?
तो संविधान संशोधन जब आएगा तब। और 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, जिसे उद्देशिका भी आप कहते हो, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है, ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 359 से ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 359 से, याद रखेंगे। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक सिद्धांत के। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की किसके? नीति निर्देशक सिद्धांत के। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या क्या आते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, आप जानते हो, काफ़ी आसान होगा आपके लिए। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? कहाँ का? पंचायत की वित्तीय स्थिति का पूछा है, तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाएगा। कह रहे हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। किसके द्वारा? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस आयोग के द्वारा राज्य सरकार को पंचायत और नगर पालिकाओं की धन वितरण के संबंध में सिफारिश करना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार पर इनके आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। काफ़ी आसान है, आप अच्छे से इसे जानते होंगे। 18 वर्ष है ना। ध्यान रखिएगा, पहले 21 था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया है। विदेशी निवेश कहलाता है। देखिए, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को कहते हैं क्या? विदेशी निवेश कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कह रहा है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क के बारे में पूछेगा तो ज्वेलरी में आपने देखा होगा हॉलमार्क लगा होता है ना। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, वह क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम होगा। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख रहे हो ना कि पेज का जो प्रिंट है उतना ज़्यादा कहिए कि तगड़ा नहीं है, ठीक है। तो जितना अच्छा हो पा रहा है, आपके सामने क्लास लाया जा रहा है, मतलब अच्छे से आप देख पाओ, है ना। एडिट वगैरह करके आपके सामने ला रहे हैं। वैसे तो थोड़ा सा पेज का जो क्वालिटी है वो बहुत गंदा आप कह सकते हो कि है। भारतीय खाद्य निगम याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे भारतीय खाद्य निगम, जिसे आप FCI कहते हो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हो, एजेंसी मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में एक वैधानिक निकाय के रूप में भारतीय खाद्य निगम का गठन हुआ था। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा सही जवाब। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बैंकों का बैंक कहते हैं और स्थापना कब हुई थी, देख लीजिए इसे अच्छे से, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय में आपको ना बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सामाजिक न्याय कहलाता है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है?
संगठित क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा संगठित क्षेत्र में मिलती है। कहते किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर सी मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है कैसे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है वस्तु का मूल्य, है ना। किस तरह का मांग है, कैसा वो सामान बन के तैयार हो रहा है, मांग बहुत ज़्यादा है सामान कम है तो वस्तु का मूल्य हाई हो जाएगा, है ना। मांग नॉर्मल है सामान काफ़ी ज़्यादा है तो वस्तु का कीमत लो हो जाएगा, बस यही है। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, उसे कहते हैं राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं देखिए राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप समझ गए। कह रहे राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बजट प्रस्तावों के माध्यम से राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूंजी निर्माण और निवेश की दर में तेजी लाना होता है। कह रहे आर्थिक विकास में शामिल है क्या, तो केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगा, सही जवाब। आर्थिक विकास में शामिल क्या है, केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगा, सही जवाब। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो वायु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गैर पारंपरिक ऊर्जा पूछेगा वायु। देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा में पवन ऊर्जा, जल विद्युत बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है। करेक्ट, अतः यहाँ विकल्प में दी गई गैस एक पारंपरिक ऊर्जा है, ध्यान रखेंगे। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य होगा, महिला समृद्धि योजना। CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ठीक है। CRPF के लिए रैपिड एक्शन फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, GSLV MK3 आपको याद रखना होता है। चंद्रयान 2 में MK3 आप कहो याद रखोगे इसे। यहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल्स पढ़ पा रहे हो, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह होता है ऑप्शन नंबर बी 21 सितंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। देखिए यहाँ पर ना आप क्लास को रोक लीजिए यार, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 यहाँ पे बस दिवस दिया गया है, कम से कम इतना याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सेट में कभी दिवस आएगा उस समय उसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा आसानी से याद। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि आप पहली बार इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो, आपके लिए कौन सा क्लास बेस्ट होगा वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, संगीत में दिया जाता है। आप अच्छे से जानते हो, पहली बार 4 मई 1959 को आयोजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है, कौन है वो पता है, ITBP, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहलाता है, स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था, इसे भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा सकता है, नई दिल्ली मतलब मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही जवाब, रूस ने। कह रहे कि नियॉन लैंप का आविष्कार डैश के द्वारा, तो
तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, जार्डोस क्लाउड के द्वारा। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा, तो जार्डोस क्लाउड। यहाँ पे वैज्ञानिक और आविष्कार, जार्डोस क्लाउड ने नियॉन लैंप का, सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का और विलियम कुलेन ने प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का खोज किया था। कह रहे कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। कह रहे कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपने जेट इंजन को अगर ठीक किया तो आप बिल्कुल सही हो। जेट इंजन का आविष्कार का जो श्रेय है फ्रैंक व्हिटल को दिया जाता है और वर्तमान के अधिकांश विमानों में प्रयोग किया जा रहा है जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, तो फ्रैंक व्हिटल के द्वारा जो आविष्कार किया गया था जेट इंजन, ठीक है। कह रहे फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है कितना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और गलनांक 32 डिग्री होता है। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो वह होता है एनोमोमीटर। दोस्तों यहाँ पे याद कर लीजिएगा, स्पीडोमीटर से आप चाल मापते हो, लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व, थर्मामीटर से मानव या फिर सामग्री का तापमान और एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे इसे। कह रहे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, काफ़ी आसान है आपके लिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। देखिए यहाँ पे खोजकर्ता और खोज, फ्लेमिंग साहब के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण का खोज किया था। आर्किमिडीज ने पेंच पंप का आविष्कार किया था, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। कह रहे कि वेग का सूत्र है क्या, तो विस्थापन बटे आपको समय। वेग का सूत्र पूछेगा, विस्थापन बटे समय आपको बताना होता है। कह रहे कि अगर यहाँ पे वेग का सूत्र पूछेगा तो विस्थापन बाय टाइम बताओगे, चाल का पूछेगा दूरी बटे समय, दूरी का सूत्र पूछे चाल गुने समय हो जाएगा, और समय का पूछेगा तो दूरी बटे चाल बताइएगा। एक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है वह क्या है, उसे एंथ्रासाइट कहते हैं। कार्बन का प्रतिशत पीट में होता है 25 से 30, लिग्नाइट में होता है 50 से 60 और बिटुमिनस में होता है 60 से 85। एंथ्रेसाइड में 80 से 90-95% तक एंथ्रेसाइड में कार्बन रहता है। डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं, तो देखिए पॉलिएस्टर हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा, ये इन सब को छोड़ करके बस पॉलीप्रोपीन नहीं होता है, ये तीनों होता है, ठीक है। तो इसमें ना पॉलीप्रोपोलीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है, जबकि सभी संघनन बहुलक है, ध्यान रखेंगे। कह रहे क्या कि मोनोमर क्रैपोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है, तो वह होता है नायलॉन 6 को। कह रहा है कि मोनोमर क्रैपोलेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण नायलॉन 6 हो जाएगा। सही जवाब CaSO4 × 2H2O डैश का रासायनिक सूत्र है किसका, जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप रासायनिक सूत्र एप्सम नमक है, जिप्सम है, गंधक है और क्वार्टर्स है, इन सबको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। जहाँ जहाँ जो जो पॉसिबल है सब कुछ दिया गया है हर एक सेट में, चाहे वो खान सर का हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, किरण हो, और भी जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है, जो दिया जाएगा, या आपके बिहार पुलिस के लिए कुछ स्पेशल क्लास आएगा, सब में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, वो आपको बताते चलेंगे। याद करना और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना वो आपका काम है। जैसे इन सब को यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, क्लास को रोक करके इसे याद करते चलिएगा, सामने आपका एग्जाम है, ठीक है। तो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तभी नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे क्या कह रहा था, कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, तो क्रिप्टॉन होता है, आर्गन होता है, जिनॉन होता है। क्लोरीन आप जानते हो निष्क्रिय गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव कह रहा है कि
किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के होने से बढ़ता है, CO2 की वजह से होता है, आप अच्छे से जानते हो। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा था? हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे थे, नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा 78%, है ना। और कौन सा मात्रा कितना है? ऑक्सीजन 20.95, कार्बन डाइऑक्साइड 0.36, नाइट्रोजन 78, हाइड्रोजन 0.01% है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? इसे कहते हैं तिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए बिना ऑप्शन का। अपघटन करने वाले कहते हैं उसे। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? अपघटन करने वाला। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। तो विषाणु की वजह से होता है क्या? खसरा, हेपेटाइटिस और ट्रेकोमा। देखिए, विषाणु अकोषीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि करता है। विषाणु के कारण रेबीज, खसरा, हर्पीज, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, फिर आपका गलशोध, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू ज्वार, पीलिया आप कह सकते हो, ये सब होता है। यहाँ पे आप देखिए, विषाणु से होने वाला सब बीमारी लगभग आपको दे ही दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा। कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो आंत ज्वार। मानव रोगों में आंत ज्वार रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो सामान्यतः खराब भोजन करने से होता है, याद रखेंगे। मनुष्य की आँख का रंग आँख के कौन से वाले पार्ट में कह रहा है स्थित, मतलब क्या कहाँ पर रंग द्रव पर निर्भर करता है? आइरिस आप जानते हो। मनुष्य की आँख का रंग हो जाएगा, आँख के आइरिस में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, है ना। मानव नेत्रदान में पूरी आँख दान नहीं किया जाता है, बल्कि आँख के कौन सा? तो कॉर्निया वाले पार्ट का दान होता है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है, तो उसे यूरेथ्रा कहते हैं। मूल वृक्क नलिका में रहा पदार्थ तरल होता है, जिसे यूरेथ्रा वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। कह रहे कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा इन सब में से बीमारी है जिसके के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? खसरा और रुबेला हो जाएगा सही जवाब। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? जिगर में होता है। ऑप्शन नंबर, जिसे लीवर कहते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, लीवर आपको बताना होता है, जिगर, जिसमें मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है। यहाँ से ठीक है, थोड़ा स्लो करके स्लाइड कर दे रहे हैं, रोक करके अपना देख लेंगे आप। नंबर 72 है आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद से आंसर मिला लीजिएगा। वैसे यहाँ पे समझा भी दिया गया अच्छे से। आइए नंबर 80 पर। कह रहा है अतिथि के लिए चाय लाओ। इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, जिसे अलग होना संबंध में कहते हैं। संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में आप जानते हो, अधिकरण में पर, ये सब संबोधन कारक हैं। अरु हैं, अरे ओ है करके होता है, ठीक है, हे और है।
कह रहे हैं कि प वर्ग, जिसमें आप प फ ब भ म जानते हो, इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ओष्ठ होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। देखिए, व्याकरण को लेके आपको हड़बड़ाना नहीं है, इंग्लिश को लेके हड़बड़ाना नहीं है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, एक एक सवाल, इस सवाल को बस यहाँ से यहाँ तक अगर आप याद करते हो ना, तो पूरा सेट खत्म होते काफ़ी सारा व्याकरण का भंडार आपके पास हो जाएगा। डरना नहीं है। लेकिन यहाँ जो आप 5-7 सवाल देखोगे ना, उसे अगर आप हल्के में लेते हो तो यकीन मानिए फिर दिक्कत होगा। इसलिए कह रहे हैं इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। 5-7-10 सवाल करके ही पर डे अगर आप देखेंगे ना, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में यहीं से सवाल पूछा जाएगा और एक्सप्लेनेशन से आप अच्छे से कवर कर पाओगे। और भी प्रैक्टिस सेट में आपको क्लास दिया जा रहा है, दिया जाएगा, उसमें भी हिंदी को आप देखोगे अच्छे से, इंग्लिश को देखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए? बुढ़ापा होता है पुल्लिंग, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्रण, कह रहे कि वाक्य कौन सा मिश्र वाक्य है? तो जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? उसे कहते हैं समुच्चयवाचक शब्द। दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समुच्चयवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन शुद्ध शब्द है? स्मरण, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्मरण। अ, ई, उ को क्या कहा जाता है? इसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। हर्ष स्वर्ण वर्ण में आपको अ, ई, उ को हम लोग लाते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इसे हर्ष स्वर कहते हैं। क्या अ जो स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है? जवाब है नहीं। आ स्वर ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि नहीं है, याद रखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए कह रहे हैं कि वी आर सो लेट, यहाँ पे होगा दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। बचपन में ही आपने पढ़ लिया होगा, है ना। जो हिंदी वाले इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए आसान होगा ये, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, हिंदी वाले होंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा। और यही चीज़ होता है, जब इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी व्याकरण देखेंगे तब उनको दिक्कत होगा, और हिंदी मीडियम वाले जब हिंदी व्याकरण देखेंगे तो उनके लिए आसान होगा। मोस्ट यहाँ पे कह रहे सबसे अच्छा जो प्रीपोजिशन है डालिए। यू मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। कंटेंट के साथ विथ लगता है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ आइटम, कह रहे कि टेक इट इजी, इसका मतलब हो गया टू रिलैक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, अंडरलाइन करना है। कह रहे क्या? अल्स करके सी इज नो मोर। इसमें आपको इंटरजेक्शन बताना होता है। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, सुखी, इन सब को दिखाने के लिए किया जाता है। डैश फूड, कौन सा? दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। क्या होगा यहाँ पे बताइए? नो आर्टिकल या द लगाइएगा, ए लगाइएगा, एल लगाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी द फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वी नीड 500 रुपीज़, ठीक है। बिसाइड्स दिस टू पे फॉर एवरीथिंग हो जाएगा। वी नीड 500 रुपीज़ बिसाइड्स दिस टू पे फॉर एवरीथिंग। बिसाइड्स रेफर टू, इन एडिशन टू हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन बिसाइड्स रेफर टू, इन एडिशन टू हो जाएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी, ही एडवाइज्ड द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क हो जाएगा सही जवाब। Choose one option that express the most appropriate meaning for the items out of 4 option. Bed of roses, यहाँ पे हो जाएगा full of joys. Bed of roses, या फिर कहिए कि very soft bed, बहुत गर्म, ये नरम जो होता है बिस्तर होता है। एक सेकेंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पे डी दिया गया, गलत होगा, डी क्यों होगा, सी होगा।
कह रहे कि PSLV C-37 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्या था? ऑप्शन नंबर तीसरा, एक साथ कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना PSLV C-37 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य रहा था। 2017 में चला था। 107 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया था। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है? कौन सा? गांधी सागर वन्यजीव, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। रतन टाटा ने किस वर्ष JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला था? JRD टाटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में संभाले थे ये। भारत इथेनॉल उत्पादन में विश्व स्तर पर विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरे स्थान पर भारत है इथेनॉल के उत्पादन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर सेकेंड होता है समाप्त। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। आप में से जो भी लोग नए हो, स्क्रीन पे आपको कुछ कुछ क्लास का थंबनेल दिख रहा है। जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी कम समय है आपके पास। अगर अभी से हर दिन अच्छे से मेहनत करते हो, सब कुछ साइड करके, है ना, रील्स वगैरह जो चल रहा है लाइफ में उन सबको साइड कर लीजिए, कुछ काम आ रहा है उसे भी साइड कर लीजिए। अगर आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़िए, सेट लगाइए, जितना प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जो भी लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ आप पहली बार बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो और क्लास देख रहे हो। आपसे सवाल पूछा गया था एक, अगर आपको ध्यान हो तो आशा है कि आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा पहला वाला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था, कमेंट करिएगा। आप ये सब जो देख रहे हो क्लास, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, आशा है आप इसे ज़रूर देखेंगे। स्क्रीन पे आपको नंबर दे रहे हैं, आप नंबर नोट कर लीजिएगा। जो भी लोग पेड ग्रुप से जोड़ना चाहते हो PDF के लिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा 9576843550। ठीक है, कुछ कहना होगा कमेंट करके बताएंगे। थंबनेल शो कर रहा है यहाँ पे, जिस भी क्लास को नहीं देख पाए हो टच करके आप अभी ही देख लीजिए।